अपवर्तन के लेसन में अगली एक चीज जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये पढ़ना है और इसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लास 10th में भी शायद इसको आपने स्टडी किया होगा। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इन शॉर्ट वी विल राइट इज TIR। हम इसको TIR लिखा करेंगे। T स्टैंड्स फॉर टोटल, I स्टैंड्स फॉर इंटरनल एंड R स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखिए कितना अजीब है ना। लेसन काहेगा पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन का। इस समय हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, अपवर्तन। पर उसमें ये जो एक आर्टिकल आया ना, इसमें क्या लग के आ रहा है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो हम अपवर्तन के लेसन में ही पढ़ने को मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसके लिए आपको एक काम करना है। अपवर्तन सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम यहां फिगर बना के आपको दिखाएंगे। ये मैंने एक इंटरफेस बना लिया। इंटरफेस जो दो माध्यमों को एक दूसरे से सेपरेट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग मीडियम रहेगा और इस इंटरफेस के नीचे एक अलग मीडियम रहेगा। एक दोनों में से एक मीडियम को हम रेयरर मीडियम मान लेंगे, विरल, और दूसरे माध्यम को हम सघन माध्यम मान लेंगे। ये ऊपर जो मीडियम है इसको बेटा हमने मान लिया कि ये रेयरर मीडियम है और नीचे साइड जो मीडियम है इसको हमने मान लिया कि ये एक डेंसर मीडियम है इसकी तुलना में। ठीक, अच्छा, यहां पर हमने एक अभिलंब बना दिया, ये हमने एक नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल। ये डेंसर मीडियम और ये रेयरर मीडियम। ठीक है, प्रकाश किरणें हम डेंसर मीडियम से इस बार डालेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त में ही ये शामिल होगा। अभी हम उसकी शर्त लिखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त में यही होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पॉसिबल ही तब होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से जाए और विरल माध्यम में प्रवेश करे, तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन पॉसिबल होगा। तो हमने ये नीचे डेंसर ऊपर रेयरर माना है और शर्त के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए कि ये डेंसर से रेयरर में प्रकाश किरण को डालना चाहिए। या चाहे हम शर्त नोट कर सकते हैं इसकी पहले कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्तें आखिरकार क्या हैं। ठीक है, तो आप भी नोट कर लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। ठीक है, नंबर 1, पहली शर्त तो ये होगी कि जो दो माध्यम आप यूज कर रहे हैं ना, माध्यमों का जो एक सेट आप यूज कर रहे हैं वो दोनों ही माध्यम ट्रांसपेरेंट मीडियम होने चाहिए। समझ में आ रही है? इसमें से कोई भी माध्यम ऐसा ना हो कि आपने लकड़ी लगा दिया, लोहा लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। दो के दोनों माध्यम कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। दोनों माध्यम पारदर्शी, अंग्रेजी में इसी को ट्रांसपेरेंट। दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए। ठीक, ये एक तो कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। कैसे? अभी हम इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, और इसकी 3 शर्तें हैं, तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब हम लिखेंगे। अभी हमने केवल क्या बताया आपको कि दोनों ही मीडियम कैसे होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब हमने यहां से रे भेजना शुरू किया। देखो, यहां से हमने एक किरण को ऐसे भेजा, मान लिया कि ये रे नंबर 1 है हमारी। पहली किरण हमने ऐसे भेजा, अब ये किरण ऐसे हमने भेजी है तो इसके जाने का ये रास्ता होगा, पर क्योंकि ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है और जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है उसका क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा, जाने का इसके रास्ता भैया ये है,
अगर ये मैंने रे बनाई है तो एक्चुअल पाथ इसका ये है, ये अगर ये मुड़ती नहीं, डेविएट नहीं होती तो इस रास्ते पर निकल जाती, पर क्योंकि ये तो डेंसर से रेयरर में जा रही है इसलिए ये डेविएट होगी और इसको अविलंब से दूर जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब इधर जाना था उसको, अविलंब से दूर जाना है, तो बताइए ऐसा मुड़ेगी या ऐसा नीचे की तरफ मुड़ेगी? नीचे की तरफ उसको मुड़ना चाहिए, तभी अविलंब से दूर हो पाएगी। अगर ऐसा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी तो अविलंब से दूर नहीं हो पाएगी फिर वो। तो ये जो लाइट रे यहां पर ये वाली आई है ना, एक्चुअली ये इस रास्ते पर ऐसा चली जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ये 1 नंबर रे यहां पर आ गई, देखो यहां से जो हमने नंबर 1 रे भेजी थी ये वो आ गई है आपकी। इतना समझ आ गया? ठीक। अब हमने क्या किया, ये क्या चीज है इस रे का? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इस रे का क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, ठीक। अभी एक और रे भेजते हैं, थोड़ा सा उसका आपतन कोण इस बार की तुलना में बढ़ा देते हैं हल्का सा। ठीक है, ये देखो, ये हम उसका आपतन कोण इतना बढ़ाए दे रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन पे हमने भेज दिया। ये हमारी रे नंबर 2 आ गई। अब ये रे नंबर 2 आएगी, आपतन कोण हमने इस नंबर 1 से थोड़ा सा इसका ज्यादा कर दिया है, तो अपवर्तन कोण का नंबर 1 से इसका ज्यादा होगा कि थोड़ा कम ही रहेगा? और ज्यादा होगा भाई। जब हमने इतने आपतन कोण पर भेजा तो वो रे इतना मुड़ गई, तो जब और बढ़ा देंगे आपतन कोण तो इधर आर की वैल्यू भी तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इस बार ये रे ऐसे निकल जाएगी इस डायरेक्शन पे। तो जो रे नंबर 2 है हमारी वो यहां पर आपको दिखेगी, यहां पर आइस से देखोगे तो ये रे नंबर 2 आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अब देखें ये इसका क्या है, रे नंबर 2 का आपतन कोण, और बेटा ये क्या है भैया, ये रे नंबर 2 का अपवर्तन कोण। पहले की तुलना में आपतन कोण भी थोड़ा बढ़ा दिया हमने, तो पहले की तुलना में अपवर्तन कोण भी बढ़ गया, देखो, देख रहे हैं आप। अब हम थोड़ा सा और एक किरण डालेंगे, यहां से भेजेंगे, थोड़ा और आपतन कोण बढ़ाइए जरा। अब अगर थोड़ा सा और आपतन कोण हम बढ़ा देंगे तो ये हमने एक रे डाल दी, यहां से भेज दी, और ये हमने रे नंबर 3 दे दी यहां से। आपतन कोण इसका पहले की तुलना में कैसा हो गया, और बढ़ गया। अगर आपतन कोण और बढ़ गया तो ये रे और थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएगी, तो जब ये अपवर्तित होगी तो ये रे यहां पर और ऐसे झुक जाएगी। ये आ गई हमारी रे नंबर 3, ये जो हमने यहां से भेजी थी। इस तरह से अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आपतन कोण यहां बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का बेटा क्या हो रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है। और एक रे हमने भेजा, रे नंबर 4 भेज दिया, फिर हमने यहां से ये हमने रे नंबर 4 भेज दी। अगर रे नंबर 4 भेज दी, इसका आपतन कोण और ज्यादा है पहले की अपेक्षा, तो जो रे नंबर 4 वहां निकलेगी जाके, उसका अपवर्तन कोण भी पहले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये ऐसे निकल के चली जाएगी। ठीक, ये आ गई रे नंबर 4 हमारी। तो अब आप देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे सघन माध्यम में हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं ना, विरल माध्यम में उधर अपवर्तन कोण का मान क्या होते जा रहा है, लगातार बढ़ते जाता है। तो हमने इसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक कंडीशन आपतन कोण की हमको ऐसी मिली कि जब हमने वो वाली रे इस पे भेजी, जैसे ही हमने वो वाली रे भेजी, ये हमने रे नंबर 5 यहां से भेज दिया, ये हमने रे नंबर 5 भेज दिया इस पर्टिकुलर एंगल पर, इतने एंगल पर हमने भेजा। और हम क्या देखते हैं, क्योंकि रे लगातार क्या होते जा रही थी, दूर हट रही थी, तो ये दूर हटते हटते 5 नंबर जब रे हमने भेजा तो ये ऐसे निकल गई, सीधी इस डायरेक्शन पे निकल गई। मतलब ये जो हमारा इंटरफेस था ना, इंटरफेस के साथ ही साथ चली गई ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अपवर्तन कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा इस बार,
ये यहां पर ऐसे क्या आ गया, आपतन कोण। इस बार अपवर्तन कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। कौन सा होगा अपवर्तन कोण, क्या ये है वो अपवर्तन कोण, नहीं। तो क्या ये है वो अपवर्तन कोण, नहीं। तो क्या ये है वो अपवर्तन कोण, हाँ, क्योंकि यही तो राइट रे आ चुकी है ऐसे, ये लाइट रे यहां पर ऐसे चली गई है। ये सरफेस है और इंटरफेस के, जैसे ये इंटरफेस है तो वो लाइट रे इंटरफेस के बिल्कुल ऐसे चली गई, साथ में ही चली गई, साथ ऐसे। और अब आप देखो बेटा, ये अपवर्तन कोण जो दिखाई दे रहा है आपको तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू भी आपको मालूम होगी। कितना होगा ये अपवर्तन कोण, 90 डिग्री का हो जाएगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सघन माध्यम में ना ये हमको एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला, ये एक ऐसा आपतन कोण मिला कि उस आपतन कोण पर अगर हम किरण को भेजते हैं तो हमें विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण मिल रहा था वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल देखो, हर एंगल के लिए तो ये नहीं हुआ। सघन माध्यम में आपने अभी तक 5 किरणें भेज चुके हैं, 4 भेज चुके थे पहले, 5वीं जब भेजी तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री मिला। बाकी सब में तो ऐसा नहीं होगा, एक स्पेशल रे को जब भेजोगे तो ही आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी, सब में नहीं मिलेगी। तो ये वाला एंगल ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है और इस एंगल का हमने एक नाम रखा क्रिटिकल एंगल, हिंदी में इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। कुछ बात समझ में आई हमारी? तो क्रांतिक कोण, अब आप चाहो तो परिभाषा बना सकते हो। क्रांतिक कोण क्या होता है देखो हम बताते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पहले तो यही होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में एक विशेष आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। तो सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। उन माध्यमों के जोड़े के लिए क्रांतिक कोण कहते हैं हम। और इस क्रांतिक कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कैपिटल सी। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं ना, और क्रिटिकल एंगल का पहला जो लेटर है वो सी है, तो हमने उसको सी ही नाम दे दिया कि इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब बताइए क्या क्रांतिक कोण आपको समझ आ गया? देखो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पर पहले हमारी पढ़ाई में कौन आ गया, क्रांतिक कोण। तो हम इसके साथ ये भी पढ़ते चलते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्या किया जाए, परिभाषा नोट कर ली जाए। ओके, एक बार फिर से बता देते हैं और फिर नोट कर लेते हैं। क्या, देख लो ध्यान से कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण के एक विशेष आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। बस ठीक है, चलिए आप भी नोट करिए, हम भी लिखते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा, जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और प्रकाश किरण यहां पर लिख दें आप, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में उसके एक विशेष आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके ठीक है, ये तो हो गई क्रांतिक कोण की परिभाषा। और चित्र में ये क्रांतिक कोण कहां पर है पता लगेगा आपको, ये यहां से यहां तक का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल सी, रे नंबर 5। ठीक, यहां तक अब आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, आपतन कोण हमने इतना रखा तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री आ गया, ये रे ऐसे 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 आते आते यहां तक आ गई। अब अगर हम यहां पर आपतन कोण को और बढ़ा दें
और बड़े एंगल पर एक लाइट रे डाल दें हम, इतना एंगल बड़ा कर दें थोड़ा जरा। अब बताइए लाइट रे का क्या होगा। जब आप एंगल आपतन कोण बढ़ाते जा रहे थे तो लगातार यहां अपवर्तन कोण बढ़ते जा रहा था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब ये हमने डाल दी 6 नंबर, तो इस 6 नंबर रे का क्या होगा। यहां पर 5 नंबर आई हुई थी, 6 नंबर रे का क्या होगा। लगातार अपवर्तित किरण ऐसे नीचे की ओर झुकती जा रही है, तो 6 नंबर कहां पर जाएगी, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगी, तो 6 नंबर थोड़ा और नीचे झुक के आ जाएगी। इस तरह से यहां पर आ जाएगी 6 नंबर, ऐसे इधर की तरफ निकल जाएगी। ये 6 नंबर रे आपकी आ गई। अब आप बताएं क्या ये 6 नंबर रे समझ आई आपको? ठीक। अच्छा, अब अगर एक और रे हम डाल दें, आपने देखा कि जैसे ही हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान हमने क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा जैसे ही मान बढ़ा दिया हमने, वैसे ही ये प्रकाश किरण जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में वापस लौट के आ गई। अब थोड़ा एक चीज देखिए, अभी तक प्रकाश किरण का क्या होता था, सघन से जाती थी और विरल में निकल जाती थी, यानी कि वो माध्यम परिवर्तित करती थी। अब क्या कर रही है, वो सघन माध्यम से जा रही है और हमने उस पर कर क्या दिया है कि उसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा कर दिया है, थोड़ा बढ़ा दिया है। ऐसा कर देने से वो प्रकाश किरण अब सघन से जाती है और सघन में ही लौट आती है, विरल में नहीं जाते, मतलब अब वो अपना मीडियम चेंज नहीं करती। अब आप बताइए अपवर्तन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी? अपवर्तन की डेफिनेशन, अपवर्तन की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई थी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, परिणाम स्वरूप उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? तो अपवर्तन के लिए क्या जरूरी था? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना जरूरी था। अब आप मुझे बताएं, क्या ये वाली 6 नंबर रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई? वो तो जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में लौट आई। इसका मतलब यहां क्या नहीं हुआ, अपवर्तन नहीं हुआ। तो फिर ये क्या हो गया है, प्रकाश किरण ऐसे गई और ऐसे लौट आई, ऐसे गई और ऐसे लौट आई, ये तो उसी माध्यम में आ गई, अपवर्तन तो नहीं हुआ। और जिस माध्यम से लाइट रे जाती है उसी माध्यम में उसका वापस लौट जाना, इस घटना को तो हम परावर्तन बोलते हैं। इसलिए इस घटना का नाम क्या हो गया? परावर्तन। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? परावर्तन इसका नाम पड़ जाएगा। तो हमने इसका नाम रख दिया परावर्तन। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। और ये नाम हमने क्यों रख दिया उसका? ये नाम हमने उसका इसलिए रख दिया क्योंकि वो उसी मीडियम में वापस लौट के आ गई है। अब ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक। अब फिर से दूसरी चीज समझने की कोशिश करिए इस रे से रिलेटेड। ये रे एक माध्यम में ऐसा जा रही थी, ये जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में लौट आई। क्या ये वाली रे बाहर गई? बाहर नहीं गई। तो जिस माध्यम में जा रही उसी माध्यम में अंदर लौट आई, जिस माध्यम में जा रही थी उसी माध्यम में अंदर लौट आई, ये बाहर नहीं गई। अगर ये बाहर नहीं गई तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन है? आंतरिक परावर्तन है कि बाह्य परावर्तन है? नहीं समझ में आया? अरे आप फिर से मुझे बताइए, ये 6 नंबर रे जो है ये जिस माध्यम से गई है उसी माध्यम में वापस आ गई है कि नहीं? क्या ये इस माध्यम से बाहर गई कहीं? अगर ये बाहर नहीं गई तो ये परावर्तन तो है, तो सबको पता है। तो क्या ये बाह्य परावर्तन हुआ या ये आंतरिक परावर्तन हुआ? आंतरिक परावर्तन हुआ, क्योंकि लाइट रे उस मीडियम को छोड़ के बाहर नहीं गई। तो ये कौन सा परावर्तन हुआ? आंतरिक परावर्तन हो गया। और आंतरिक के लिए हमने कौन सा शब्द जोड़ दिया? इंटरनल। समझ में आ गया? अच्छा, ये दो चीजें आ गई। तीसरी बात देखिए, यहां से जो लाइट रे ऐसे गई 6 नंबर और यहां पर आई, लाइट रे जब भी किसी मीडियम में जाती है उसका क्या होता है? तो
चीजें मैंने आपको बताई थी, लाइट रे जब भी किसी सरफेस पे टकराएगी उस पर 3 बातें हो सकती हैं, या तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, या उसका ट्रांसमिशन होगा। यहां पर लाइट रे का ट्रांसमिशन तो नहीं हो पाया, मतलब लाइट ने मीडियम को पार तो नहीं किया, तो जाहिर सी बात है अब 2 काम हुए होंगे। ट्रांसमिशन तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो अब 2 काम हुए होंगे, एक रिफ्लेक्शन हुआ होगा और एक एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। अब एब्जॉर्प्शन पे भी हमको डाउट है कि क्या लाइट रे में अवशोषण ऊर्जा का हुआ, इस पर भी मुझे थोड़ा डाउट है। क्यों? एनर्जी अवशोषण कब होगा, एनर्जी वेस्ट कब होगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने दर्पण लगाया है लाइट के सामने, मिरर, तो मिरर में ऑप्टिकली प्लेन सरफेस के साथ आपने देखा है रेड ऑक्साइड का पॉलिश लगा रहता है। अगर मिरर की हम बात करते हैं तो लाइट रे उस पर आती है, टकराती है और वापस लौट जाती है। देखो पॉलिश लगी हुई है, क्या पॉलिश लाइट रे को अपने अंदर से होकर जाना अलाउ करती है? नहीं। अगर लाइट को पॉलिश अपने अंदर से होकर जाना अलाउ नहीं करती है, मतलब वो जाने के लिए मना करती है, तो लाइट रे को पॉलिश से क्या करना पड़ता है? टकराना पड़ता है, उसको इंटरैक्ट होना पड़ता है। समझ आ रहा है भाई? जो आपको मना करेगा उससे आपको टकराना पड़ेगा, और अगर किसी काम के लिए कोई मना नहीं करता तो भी क्या लड़ाई करनी पड़ेगी उससे? आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप घर गए और आपको घर में अंदर जाने के लिए मना नहीं किया जाए तो आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप जाएं और गांव घुसते ही कोई आपको मना करे कि नहीं तुम अंदर नहीं जाओगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर मिरर में क्या होता है? क्या मिरर लाइट रे को पार होने के लिए अलाउ करता है? आंसर है नहीं करता, क्योंकि उसमें पॉलिश लगी हुई है और वो पॉलिश उसको अलाउ नहीं करती। तो लाइट रे जब जाती है, पॉलिश उसको पार होना अलाउ करती नहीं है, तो लाइट रे को पॉलिश में से लड़ाई करनी पड़ती है, उसको टकराना पड़ता है। और टक्कर में हमेशा एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है, या एनर्जी गेन होती है, या उतनी ही एनर्जी बनी रहती है? टक्कर में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। तो लाइट रे जाएगी, पॉलिश उसको अलाउ नहीं कर रही है जाने देना बाहर, इसलिए लाइट रे को उससे कोलिजन करना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, और टक्कर में उस लाइट रे की एनर्जी का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो वो जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, लेकिन जो लाइट रे वापस आई है उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, क्योंकि उसे वहां टकराना पड़ा, एनर्जी कम हो गई उसकी। तो अगर 100 लाइट गई है यहां से, तो जो वापस आएगी, क्या टोटल 100 लाइट वापस आ सकती है? आंसर इज नो। 80 आएगी, 70 आएगी, 90 आएगी, बट टोटल लाइट एनर्जी कैन नॉट कम बैक। टोटल लाइट एनर्जी वापस नहीं आती। कब ऐसा होता है? जब कौन होता है सामने? मिरर। और मिरर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिरर में पॉलिश उसको अलाउ नहीं करती पार जाने देना, इसलिए उसको टकराना पड़ता है, और टक्कर में एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जितनी एनर्जी वो लेके जाती है, टोटल एनर्जी लेकर वापस नहीं आ पाती, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी लाइट रे ऐसे गई, गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से भी लाइट रे ऐसे गई। दूसरा माध्यम इसमें है कौन सा? दूसरा माध्यम कैसा मीडियम है? आंसर है विरल माध्यम है। अगर विरल माध्यम है, एयर है, तो क्या वो विरल माध्यम लाइट को अपने अंदर जाने के लिए अलाउ करता है कि मना करता है? विरल माध्यम है, वो तो अपने अंदर चले जाने देगा। और पहले भी हम बोल चुके हैं दैट बोथ मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट मीडियम। दोनों माध्यम कैसे माध्यम होने चाहिए? पारदर्शी माध्यम। तो ये वाला मीडियम भी पारदर्शी है, ये वाला मीडियम भी पारदर्शी है। लाइट रे 6 नंबर यहां से गई, क्योंकि इस माध्यम ने, ये माध्यम लाइट रे को अपने अंदर जाने अलाउ करता है कि नहीं करता? अलाउ करता है, बिकॉज दिस इज द रेयर मीडियम। ये ओपैक मीडियम नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम नहीं है। ये माध्यम अलाउ करता है कि लाइट आ रही है, आ जाओ। लेकिन फिर भी आप देखो, फिर भी ये जो लाइट गई है ना, ये गई नहीं वहां, ये लौट आई।
दर्पण में भी लाइट जाके लौटती है, यहां पर भी लाइट जाके लौट रही है। अब दोनों का फर्क समझ में आ रहा है कुछ आपको? दर्पण में जब जाके लौटती है तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है क्योंकि उसको टकराना पड़ता है, क्योंकि वो पार जाना अलाउ नहीं करता। यहां पर जो मीडियम ये वाला लगा हुआ है, ये लाइट को पार जाने अलाउ करता है कि नहीं करता? करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो क्या जब लाइट जाएगी तो इसको इसमें टकराना पड़ेगा? टकराना पड़ेगा कि नहीं टकराना पड़ेगा? नहीं टकराना पड़ेगा। क्यों टकराना पड़ेगा? टक्कर किससे होती है? आप जाएं और कोई आपको जाना मना करे तो आप लड़ाई करोगे ना। आप जाओ और कोई आपको मना नहीं कर रहा, आप अपने आप से ही यहां तक जाके ऐसा लौटाओ, तो हम क्या करें? और एनर्जी खर्च किसमें होती है? एनर्जी का लॉस किसमें होता है? जब टक्कर होगी तो क्या यहां पर इसको टकराना पड़ा? यहां लाइट रे को टकराना नहीं पड़ेगा। टकराना क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दूसरा मीडियम इसको मना ही नहीं करता। वो तो कहता है कि भाई तुम चले आओ ना, वो मना कर ही नहीं रहा है। मना करता तो लाइट टकराती ना। वो तो अलाउ करता है कि तुम चले आओ, तुम्हारी मर्जी है तो इस मीडियम में आ जाओ तुम, पर ये लाइट जाके अपने मन से ही नहीं जाती वहां। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे को जब इसमें जाएगी तो उसको टक्कर नहीं करनी पड़ेगी। टक्कर कब करनी पड़ती है बताओ? अगर वो वाला ऊपर वाला मीडियम उसको जाना अलाउ नहीं करता तो टकराती वो, लेकिन ऊपर जाने वाला मीडियम उसको क्या करता है? अलाउ करता है। फिर भी लाइट रे अपने मन से ही नहीं जा रही है। इसका मतलब उसकी लड़ाई हुई होगी क्या? लड़ाई नहीं हुई होगी। अगर टक्कर नहीं हुई होगी तो एनर्जी का लॉस हुआ होगा क्या? एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा तो 100 एनर्जी अगर ये लाइट यहां से लेके गई है तो पूरी 100 आ गई होगी वापस। तो जो वापस एनर्जी आई है, रिफ्लेक्शन हुआ है जो, उस रिफ्लेक्शन में ये लाइट रे अपनी टोटल एनर्जी लेके वापस आ गई है या कम एनर्जी लेके वापस आई है? टोटल एनर्जी लेके वापस आई है। इसलिए हमने इसके साथ में एक और नाम लगा दिया, टोटल। बन गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द रीजन कि क्यों आखिरकार हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, TIR। तो टोटल शब्द का मतलब क्या है? टोटल शब्द का मतलब है कि जितनी एनर्जी यहां से हम भेजेंगे पूरी की पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत कम हो भी जाएगी तो अगर 100 भेजी है तो 99 वापस आ जाएगी। ऐसा कम नहीं हो जाएगी कि 100 भेजो और 80 वापस आए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर उसका कोलिजन नहीं हुआ, टक्कर नहीं हुई है। वो लाइट का मन ही नहीं हुआ उधर जाने का, नहीं तो ये मना कहां कर रहा था? उसका खुद ही मन नहीं हुआ उधर जाने का और गई। आप यूं समझ सकते हो कि लाइट ऐसे गई और फिसल के ऐसा वापस आ गई। अगर ये उसमें जाती तो ये अलाउ कर रहा था, उसको जाना मना नहीं कर रहा था। समझ में आ गया? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ? कब हुआ? तब हुआ जब हमने सघन माध्यम में किरण का आपतन कोण बढ़ा के क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया है। और दूसरी चीज, प्रकाश किरण को सघन से कहां भेजा जाना चाहिए? विरल में। तो एक शर्त हम पहले लिख चुके थे, 2 शर्तें और हमें निकल के आ गई। दूसरी शर्त यह होगी कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तीसरी शर्त यह आएगी कि प्रकाश किरण का जो आपतन कोण होना चाहिए, ये जो आपतन कोण होना चाहिए, ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। समझ आ रही है? तो ये जो 2 शर्तें हमें और मिल गई, इनको भी अब हम नोट कर सकते हैं। ठीक है? दूसरी शर्त क्या बताई बेटा हमने आपको? दूसरी शर्त बताई कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। एक ये भी शर्त है। अगर आप विरल से सघन में भेजोगे तो ये नहीं दिखाई देगा, फिर आपको ये नहीं हो सकता उस पर, है ना। थर्ड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई कि सघन माध्यम में प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए।
सघन माध्यम में सघन माध्यम में प्रकाश किरण का आपतन कोण सघन माध्यम में प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण जिसे आप कैपिटल सी से लिखते हो से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। ये तीनों शर्तें निकल करके आ गई। अब देखो यहां पर आप हमसे एक क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्या क्वेश्चन? कि ये जो 6 नंबर रह गई जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हमने बढ़ा करके भेजा, क्या ये दूसरे माध्यम में जाना है? इसको जाना तो नहीं है। तो फिर हम ये शर्त क्यों लिख रहे हैं कि दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए? जब इसको उस माध्यम में जाना ही नहीं है तो यहां पर आप बुक लगा दो, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा? यहां लकड़ी लगा दो, यहां लोहा लगा दो। जब यार उस मीडियम में प्रकाश किरण को जाना ही नहीं है तो आप उस माध्यम की जगह पारदर्शी क्यों रखो? आप लोहा रख दो, ऐसे आप लकड़ी रख दो इस तरह जगह पे, आप कागज रख दो इस जगह पर। भाई प्रकाश किरण अगर उस माध्यम में जाना होता तो हमें थोड़ा सा देखना भी पड़ता, लेकिन प्रकाश किरण को जब यहां से जाना है और अपने मन से ही नहीं जा रही है, वो फिसल के वापस लौट आ रही है, तो क्या दूसरे माध्यम का पारदर्शी होना बेहद जरूरी है? आंसर है जरूरी है। अब आप ये सोचोगे कि अगर हम लोहा रख देंगे वहां, अगर लोहा रख देते तो लाइट जब जाती तो उसको क्या होना पड़ता? तब टकरा जाती है, टकरा जाती, और टक्कर में क्या हो जाता इसका? एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस हो जाता तो क्या आप यहां पर टोटल लिख पाते? नहीं लिख पाते। अगर आप लकड़ी लगा देते उस मीडियम की जगह पर तो भी लाइट रह जाती तो उसको टकराना पड़ता, और टकरा के जब वापस आती तो क्या टोटल एनर्जी लेके वापस आती? आंसर इज नो। तो क्या टोटल लिख पाते आप? नहीं लिख पाते। तो कुछ बच्चों को यह लगता है कि जब दूसरे माध्यम में लाइट रे एंटर कर ही नहीं रही है तो फिर दूसरे माध्यम को क्यों लिखा जा रहा है कि दोनों माध्यम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए? अरे उसमें कुछ भी लगा दो आप, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट रे को अलाउ करने वाला मीडियम होना चाहिए। ये लाइट रे की मर्जी है नहीं जाएगी, वो अलग चीज है। पर अगर वहां कोई भी ट्रांसलेशन मीडियम आपने लगा दिया तो आप समझ लीजिए कि फिर टोटल नहीं हो सकता। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हम मान लेंगे, पर टोटल हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, उस पर नहीं पॉसिबल होगा। तो ये 3 शर्तें, इसलिए दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये 3 शर्तें का पालन होगा तो ही प्रकाश किरण क्या कर सकती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब बताइए, हमने एक नेक्स्ट रे यहां पर भेज दी, 7 नंबर रे। ये हमने एक 7 नंबर रे भेज दिया। अब बताइए 7 नंबर रे जब भेजेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लगातार नीचे की ओर झुकती चली जा रही है। तो जब आप 7 नंबर रे भेजेंगे तो ये और नीचे झुक के यहां पर आ जाएगी या यहां पर आ जाएगी। कौन सी वाली होगी 7 नंबर? ये होगी 7 नंबर या ये वाली होगी 7 नंबर? नीचे वाली होगी 7 नंबर, ऊपर वाली। क्यों? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये वाली लाइट रे नहीं आएगी अब आपकी, और आप जानते हैं क्यों? आप कह भी रहे हो और ध्यान भी नहीं दे रहे हो। आप कह भी रहे हो कि अब क्या होने लगा है? परावर्तन। और परावर्तन में एक शर्त है, परावर्तन की एक शर्त है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होना चाहिए। याद है ये शर्त आपको? और ये तो परावर्तन का नियम भी है। तो अगर ध्यान से देखना, 6 नंबर रे भेजने पर परावर्तन शुरू हो गया, अगर 6 नंबर भेजने पर परावर्तन शुरू हो गया तो ये है उस समय आपतन कोण और ये है उस समय परावर्तन कोण।
भाई 6 नंबर रे भेजी आपने, तो लाइट रे यहां आई कि नहीं आई? उस समय ये है आपतन कोण और ये कौन सा कोण है? परावर्तन। आपने बोला ना कि अब अपवर्तन नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है? तो अगर परावर्तन हो रहा है तो अभी भी क्या अपवर्तन के नियमों का पालन होगा? क्या अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के नियमों का पालन होगा, परावर्तन होगा तो परावर्तन के नियमों का पालन होगा। और परावर्तन का एक रूल है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला जो कोण होना चाहिए वो इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। अब हमने क्या किया? अब हमने एंगल और बड़ा कर दिया, देखो और बड़ा कर दिया, तो परावर्तन कोण और छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? तो बेटा परावर्तन कोण भी तो भैया और बड़ा हो जाएगा। अगर आपतन कोण बड़ा कर दिया तो परावर्तन कोण भी बड़ा हो जाएगा और ये आ जाएगी 7 नंबर रे। तो 7 नंबर रे इसके नीचे नहीं आएगी, याद रखिए। कहां जाना शुरू कर देगी? वो ऊपर जाना शुरू कर देगी। अब ऐसे ये आ गई 7 नंबर। अगर आप यहां से 8 नंबर रे भेज देंगे, 8th नंबर, अब क्या होगी 8th नंबर? 8th नंबर यहां पर आ जाएगी। अगर हम 9 नंबर रे भेज देंगे यहां से, तो ये 9 नंबर यहां पर आ जाएगी। और अगर हम इस पे भेज देंगे ऐसा, तो ऐसे निकल जाएगी। देख रहे हैं आप? तो प्रकाश किरण जब यहां से आपने इसको भेजना स्टार्ट किया, यहां से जब आपने भेजना स्टार्ट किया, तो यहां प्रकाश किरण ने किस तरीके का एक्शन दिखाया? देखो गौर से। उसने क्या किया? यहां से शुरू किया, उसने ऐसे गई पहले, नीचे तक यहां तक गई, उसके बाद फिर उसके बाद आगे नीचे नहीं गई, फिर उसके बाद ऊपर आना शुरू हो गई और आखिरी में यहां से निकल गई। देखा ना आपने? पहले इधर गई, 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, तो कैसे चली? पहले यहां से आ रही थी, 6 नंबर तक यहां पर आई, उसके बाद 7 8 9 10 यहां से ऐसे चली गई। यहां पर कौन सी लाइट रे आएगी? आंसर है नो लाइट, यहां कोई लाइट नहीं आएगी। और अगर यहां कोई लाइट नहीं आएगी तो यहां पर हमेशा ही कैसा बना रहेगा? डार्कनेस, यहां हमेशा ही अंधेरा मिलेगा आपको। तो इस पोर्शन पे आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, आपको डार्कनेस मिलेगी। इस पॉइंट पर हमेशा अंधेरा मिलेगा। लाइट कहां से कहां तक मिलेगी? तो लाइट आपको यहां से यहां तक पूरे हिस्से पे यहां लाइट आपको मिलेगी, यहां आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, अंधेरा का अंधेरा रहेगा। अब बताएं, ये कुछ समझ आया आपको? तो इस तरीके से ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन अब इसको हमको परिभाषित करना है, डिफाइन कैसे करेंगे? तो क्या परिभाषा बनेगी? सुनो पहले, देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और अगर हम उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक कर दें, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए वापस लौट आती है। इस घटना को ही बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ आ गया आपको? तो आप एक काम करो, इसे नोट करिए, इसके बाद हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने डिफाइन किया, जब एक प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा न सिर्फ जाती है, उसके साथ और एक चीज जुड़ी हुई है कि तथा सघन माध्यम में उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब वह प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है ये चीज। ठीक है? इसमें एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो कि माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में है, उसको भी कर लेते हैं, जस्ट 5 मिनट्स। तो हम एक हेडिंग यहां पर लिखेंगे, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। लिखिए आप भी, क्रांतिक कोण तथा
क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। और देखिए ये रिलेशन बड़ा आसान है। इसमें ये बताओ प्रकाश किरण किधर से किधर जा रही है, विरल से सघन जा रही है कि सघन से विरल जा रही है? सघन से विरल जा रही है। और अगर सघन से विरल जा रही है तो इस बार मोड़ने का काम कौन कर रहा है? सघन माध्यम की विरल माध्यम? इस बार विरल माध्यम मोड़ने का काम कर रहा है। तो फिर अपवर्तनांक किसका होगा? विरल माध्यम का कि सघन माध्यम का? सघन का, विरल माध्यम का। जो मोड़ने का काम करेगा उसी का अपवर्तनांक होगा। तो मोड़ने का काम विरल माध्यम कर रहा है तो अपवर्तनांक विरल माध्यम का होगा। और प्रकाश किरण जा सघन से रही है इसलिए सघन माध्यम के सापेक्ष। तो हम एक स्नेल का नियम लगाना चाहते हैं, और वो भी किस कंडीशन के लिए? क्योंकि हम क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में रिलेशन पाना चाहते हैं, तो हम इस क्रांतिक कोण वाली कंडीशन के लिए ही ये रिलेशन पता लगाना चाहते हैं। हम इसका एक छोटा सा फिगर यहां पर आपको बना के अलग से दिखा देते हैं। कौन सी रे के लिए क्रांतिक कोण बना हुआ था? रे नंबर 5 के लिए। ये हमने रे नंबर 5 यहां से डाल दिया। उस वक्त ये जो आपतन कोण था बेटा, इसी का नाम तो आपने सी रखा है यहां पर। और उस वक्त ये वाली रे ने क्या किया था? ये वाली रे ऐसे सरफेस के साथ साथ इधर निकल गई थी। मतलब उस समय उसका अपवर्तन कोण जो आर है वो 90 डिग्री, और आपतन कोण कितना? सी। समझ आ रहा है आपको? तो अब बताइए स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से क्या स्नेल का नियम लगेगा? म्यू ऑफ किसका अपवर्तनांक होगा और किसके सापेक्ष होगा? बताइए। यहां पर नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है, तो अपवर्तनांक किसका और किसके सापेक्ष? सघन माध्यम के सापेक्ष और विरल माध्यम का अपवर्तनांक। तो सिंबल बताइए क्या लिखा जाए? म्यू डी आर या म्यू आर डी? म्यू आर डी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। और स्नेल के नियम में क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। आई यहां पर कितना है? सी। और आर कितना है? 90 डिग्री। तो साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 1 होता है। 1 से साइन सी को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन सी। तो ये आ गया म्यू आर डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन सी। ये फॉर्मूला बना। और अगर आप डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे रेयरर के रिस्पेक्ट में, फिर क्या निकलेगा? अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम निकालेंगे, फिर क्या इसकी वैल्यू आएगी? बताइए। आपको याद होगा इसको उलट दिया जाता है। तो अगर म्यू डी आर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू आर डी। ठीक है। अब म्यू डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आर डी। 1 अपॉन म्यू आर डी मतलब 1 अपॉन साइन सी। देन म्यू डी आर विल बी इक्वल टू cosec c। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक है और ये विरल के सापेक्ष सघन का। वैसे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में जब रिलेशन की बात आती है तो सभी बच्चों को ज्यादातर cosec c याद रहता है या 1 अपॉन साइन सी उनको याद रहता है। पर आप उसका फर्क समझने की कोशिश करें कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्रांतिक कोण के पदों में बताइए। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्रांतिक कोण के पदों में बताइए। साइन सी होता है कि 1 अपॉन साइन सी होता है? आंसर है दोनों सही है। फर्क यह है कि आप किस माध्यम का किसके सापेक्ष निकाल रहे हो वो बताओ, फिर हम क्लियर कर सकते हैं। अगर विरल के सापेक्ष सघन का पूछा जा रहा है तो 1 अपॉन साइन सी,
और अगर सघन के सापेक्ष विरल का पूछा जा रहा है तो साइन सी। समझ आ गया ना सबको? अच्छा, एक चीज और यहां पर आप देखिए, ये वाला फॉर्मूला देखिए, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक 1/sin c। कोण जितना बड़ा होगा, क्रांतिक कोण जितना बड़ा होगा, अपवर्तनांक उतना ही कैसा होगा? कम होगा। तो यहां से भी आप समझ लें कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में क्रांतिक कोण कैसा होगा? कम। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें क्रांतिक कोण कैसा होगा? ज्यादा। जैसे अगर हम आपसे यहां पर ये एक एग्जांपल लेके पूछें, इस माध्यम का अपवर्तनांक है 1.33 और यहां पर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है 2.4, ऊपर दोनों में सेम मीडियम है, ठीक है। यहां से हमने एक प्रकाश किरण ऐसे भेजी और वो ऐसे चली गई, यहां से भी हमने एक प्रकाश किरण भेजी, वो ऐसे चली गई, तो दोनों की ये क्या है? क्रांतिक कोण हुए कि नहीं हुए? अगर ये दोनों के क्रांतिक कोण हैं तो कहां पर कौन से मीडियम में क्रांतिक कोण बड़ा होगा और कौन से मीडियम का क्रांतिक कोण छोटा होगा? ये एंगल BC है इस मीडियम के लिए और ये एंगल BC है इस मीडियम के लिए। कौन सा C वाला एंगल बड़ा होगा? क्रांतिक कोण उसका बड़ा होगा जिसका म्यू कम होगा। म्यू जिसका कम होगा उसमें क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा। तो यहां पर क्रांतिक कोण का मान कैसा होगा? ज्यादा। ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू कैसी होगी? छोटी। भले दिखने में ये बड़ी और ये छोटी लग जाए पर ये बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू होगी। समझ आ रहा है आपको? तो ये हमने क्या देखा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें एक छोटी सी चीज बेटा ये है, जैसे आपने दो चीजें पढ़ी हैं, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक। तो हमारे पास 4-5 मटेरियल्स की एक लिस्ट है, उनके अपवर्तनांक और उनके क्रांतिक कोण हैं। हम चाहते हैं कि आप वो नोट कर लो, ठीक है? आप इसे नोट कर लो, हम उसे लिख देते हैं, आप उसको भी लिख लो, उस पर बेस्ड बहुत सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? आप इसे जल्दी से नोट करिए। अच्छा, ये है वो लिस्ट जिसमें वाटर, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास और डायमंड। लैब में जो भी आपके ग्लास के बने होते हैं, प्रिज्म बना होता है, लेंसेज, वो इन्हीं में से मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, इन्हीं कांच के बनाए जाते हैं, या तो क्राउन ग्लास का या फ्लिंट ग्लास का। और एक डायमंड हमने यहां पर लिया हुआ है, हीरा। इनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस और क्रिटिकल एंगल्स आपको दिखाए गए हैं इस टेबल पे। आप देखिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 और इसका क्रिटिकल एंगल 48.75 डिग्री। क्रिटिकल एंगल 48.75 डिग्री का मतलब क्या है कि जब 48.7 डिग्री एंगल पर किरण यहां से डालेंगे तो अपवर्तन कोण कितना आएगा? 90। और अगर हम 49 डिग्री पर किरण डाल देंगे, बड़ा कर देंगे कोण, तो पूर्णांतरिक परावर्तन स्टार्ट हो जाएगा। कहां पर? वाटर की बात हो रही है। क्राउन ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.52। वाटर की तुलना में थोड़ा ज्यादा देखें, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना? 41.14 डिग्री। फ्लिंट ग्लास जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे भी थोड़ा ज्यादा है, क्राउन ग्लास से भी थोड़ा ज्यादा है, दैट इज 1.62। दूसरा क्रिटिकल एंगल उसके लिए कितना है? 37.31 डिग्री। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कितना है? 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सच अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का होता है डायमंड का। और क्रिटिकल एंगल इज ओनली 24.41 डिग्री। और आप देख रहे हैं दोनों की आप लिस्ट मिलाइए तो दोनों में देखेंगे जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जिसका क्रिटिकल एंगल कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। देख रहे हैं? और ये एक छोटा सा टेबल है और इस टेबल की सहायता से ही अभी, क्योंकि आज हमने क्या स्टडी किया हुआ है? पूर्णांतरिक परावर्तन और उसके साथ में क्रिटिकल एंगल। हमें स्टडी क्या करना है? ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इस फिनोमिना पर बेस्ड बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं,
जैसे आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, एक सुना होगा मिराज का नाम, मरीचिका जिसको कहते हैं, एक सुना होगा आपने हीरा कांच की अपेक्षा क्यों ज्यादा चमकदार दिखाई देता है ना। और एक मरीचिका, ठंडे देशों की मरीचिका आपने सुनी होगी कि जो ऊपर दिखाई देता है हमें आसमान में, वो एक मरीचिका है। तो इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं आपने देखा होगा। रोड पे जब आप जा रहे होते हैं और बहुत जोर से धूप खिली होती है, उस समय अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप दूर अगर देखोगे तो रोड में ही आपको लगेगा पानी पड़ा हुआ है, पर चलते चलते जब वहां पर पहुंचते हैं ना, वहां पर हमें पानी की एक बूंद नहीं मिलती। ये सब नेचुरल फिनोमिनास हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर समझ सकते हैं, और उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने लिख दिया है। लेकिन आज हम उन घटनाओं को नहीं समझेंगे, उन घटनाओं को समझेंगे हम अगली क्लास पे। तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।